हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो हम पढ़ रहे हैं फिलहाल इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट में अब तक हमने क्या पढ़ा है पहले हम वो देख लेते हैं। तो देखिए, अभी तक हमने पढ़ा है इन्वायरमेंट में बायोटिक कंपोनेंट में प्लांट पढ़ लिया है, ऑर्गेनिज्म भी हमने पढ़ लिया है। अब बायोटिक कंपोनेंट में हमने साइल पढ़ लिया है, एयर पढ़ लिया है जिसमें हमने एटमॉस्फेयर भी पढ़ा था और ओजोन लेयर भी बहुत ही डिटेल में पढ़े थे। ठीक है, अब क्या करते हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं वाटर और उसके बाद पढ़ेंगे एनर्जी कंपोनेंट, और एनर्जी कंपोनेंट में हम पढ़ेंगे लाइट और टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं वाटर। ठीक है, आप सबको पता है कि जो वाटर है ये इन्वायरमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, यानी कि वाटर के बिना इन्वायरमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि वाटर जो है किस तरह का जो है कि तत्व है, किस तरह का एलिमेंट है। तो वाटर जो है एकमात्र ऐसा प्राकृतिक तत्व है जो इनऑर्गेनिक है, यानी कि प्राकृतिक अगर आप जो है चीजों में देखेंगे तो सारी चीजें ऑर्गेनिक ही होती हैं। जैसे पेड़ हो गया, जीव जंतु हो गए, ये जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं इनमें कहीं किसी न किसी मात्रा में कार्बन की मात्रा पाई जाती है, यानी कि वे ऑर्गेनिक होते हैं। लेकिन वाटर एक ऐसा एकमात्र नेचुरल जो है कि तत्व है जो कि इनऑर्गेनिक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप जो है कि ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो है अर्थ पे वाटर कितना एग्जिस्ट करता है। तो आप सबको पता होगा कि जो हमारी अर्थ है इसका 71% हिस्सा जो है वाटर से घिरा हुआ है, यानी कि 71%, यानी कि 70.8% ऐसा माना जाता है, तो उसको 71 ही मान लेते हैं। ये हमारा वाटर है। उसके बाद 29% हमारी जमीन है। ठीक है, यानी भूमि है। ठीक, तो ये तो हो गया बेसिक। अब हमें समझते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से बनता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हमारा जो वाटर है अर्थ पे वो किस किस रूप में जो है कि डिस्ट्रीब्यूट है, यानी कहाँ कहाँ पे कितना परसेंटेज वाटर है। तो चलिए हम देखते हैं कि जो टोटल ग्लोबल वाटर है, यानी अर्थ पे जो कुल पानी है इसका कितना परसेंट कहाँ पे है। तो देखिए, कुल पानी का 96.5% जो है समुद्र में है, जो कि खारा है, ये पीने योग्य नहीं है। इसको हम बिना जो है कि ट्रीटमेंट के पी नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद आता है 0.9%, ये भी खारा पानी है, ये भी नहीं पी सकते। और इस समुद्र के अलावा जैसे मृत सागर हो गया और भी जो खारे पानी की झीलें हो गई वहां पे पाया जाता है, जैसे चिल्का झील हो गई, तो ये भी खारा वाटर होता है, जिसको अदर सैलाइन वाटर हमने लिखा है, और ये पीने योग्य नहीं है, यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाकी का जो पीने वाला पानी है वो कितना है। तो 2.5% है। कहने का अर्थ है कि पूरे 100% में से 2.5% ही पानी है जो हम पी सकते हैं, और वो भी उसी को हम बोलते हैं फ्रेश वाटर। और ये भी हम सीधे नहीं पी सकते, ये भी कई रूप में डिवाइड होता है। तो अब देखते हैं कि जो पीने योग्य पानी है, यूज करने योग्य पानी है 2.5%, वो कहाँ कहाँ पे है। तो ये वाला सर्किल हमने इसी 2.5% के लिए बनाया है। तो मान लीजिए कुछ टाइम के लिए हमारे पास 2.5 को ही 100 है ना, तो यहाँ पे फ्रेश वाटर जो है 100% अगर है तो कितना परसेंट कहाँ पे है। तो देखिए 68.7% ग्लेशियर या आइस कैप के रूप में है। आप देखेंगे तो जो हमारी अर्थ है, अर्थ का जो है नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और भी जो हमारा जैसे हिमालय हो गया, हिमालय पर्वत, तो वहां पे जो है कहीं न कहीं बहुत ग्लेशियर्स हैं। ग्लेशियर्स यानी कि बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, और ये छोटी मोटी चट्टाने नहीं, ये हमारे जो है कि कॉन्टिनेंट्स हैं, यानी कि महाद्वीप इतने बड़े बड़े बर्फ के ही जो है कि चट्टाने हैं। ठीक है, और वहां पे जो है कि 69% जो है पानी एग्जिस्ट करता है, सॉरी 68.7%। ठीक है, फ्रेश वाटर का जो पीने योग्य है, बर्फ के रूप में है। उसके बाद देखें तो 30% जो है ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर यानी कि वो पानी जो कि हम जमीन से पंपिंग सेट के द्वारा या फिर जो है कि ट्यूबवेल्स के द्वारा या और भी तरीके से खुदाई करके कुआं वगैरह से हम लोग निकालते हैं, यानी कि जमीन के अंदर जो पानी है कितना है, 30% है। अब हम बात करते हैं कि वे पानी जो कि हमें मिल जाता है सामने देखने को, जैसे नदी, झील, तालाब, इसको हम बोलते हैं सरफेस वाटर।
ठीक है। यानी कि जो सतह पे पानी जो है कि उपलब्ध है, जो हमारे लिए आसानी से मिल जाता है, उसे हम सरफेस वाटर बोलते हैं। क्योंकि ग्लेशियर वाला हम जल्दी पी नहीं पाएंगे, वो हमें बर्फ ला के गर्म करके पीना पड़ेगा। हालांकि रसिया वगैरह और अंटार्कटिका क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं वो पीते ही हैं। और 30% ग्राउंड वाटर है जो जमीन से खुदाई करके बिना निकाले पी नहीं पाएंगे हम लोग। तो इजीली कौन पीते हैं हम लोग? सरफेस वाटर। और जो कि कुल पानी का जो है इस 2.5% का जो है ये 100% अगर मान लें तो 1.2%, यानी कि पीने वाले का 1.2% ही सरफेस पे है। ठीक है। अब कहाँ कहाँ पे है ये 1.2% जो सरफेस पे पानी है, वो भी कई रूप में बटा हुआ है। तो हमने इसके लिए ये सर्किल बनाया है। अब जो है ये देखें अगर, तो ये 69% जो है पानी ये ग्राउंड आइस या फिर परमाफ्रॉस्ट के रूप में है। ठीक है। जो हमारी सरफेस पे पानी है वो ग्राउंड आइस या परमाफ्रॉस्ट के रूप में है। अब ये ग्राउंड आइस और परमाफ्रॉस्ट क्या होता है, ये भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए, अगर एक आप कहीं जाएंगे इस वाले एरिया में, अगर जाएंगे जो पृथ्वी का नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला एरिया है, 60 डिग्री अक्षांश के जब ऊपर आप बढ़ेंगे तो कहीं न कहीं आपको परमाफ्रॉस्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। यानी कि जहाँ पे ठंडा प्रदेश होता है ना, तो वहां पे होता क्या है कि ऊपर से मिट्टी की कुछ लेयर जमी होती है और इस लेयर के नीचे जो है बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें, बहुत दूर ले जो है बर्फ की चट्टानें मिलती हैं। और मिट्टी के नीचे जब बर्फ की चट्टानें मिलती हैं, बर्फ मिलती है, तो इसको हम परमाफ्रॉस्ट या ग्राउंड आइस बोल देते हैं। ठीक है, परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं खास तौर पे। तो इस रूप में जो है हमारे पीने वाले पानी यानी सरफेस वाटर का 69% है। अब जो है देखते हैं कि उसके बाद कहाँ पे आता है, तो 20.9% झीलों में पाया जाता है। और झीलों में जो है नदियों से ज्यादा पाया जाता है पानी। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम ये बात सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि झील तो छोटी मोटी होती है और नदियां इतनी सारी हैं तो नदियों में सबसे ज्यादा पानी होगा। तो ऐसी बात नहीं है, झीलों में नदियों से ज्यादा पानी है। और इस तरह से बच्चे क्वेश्चन जो है गलत कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, 3.8% जो पानी है और सॉयल मॉइस्चर है, मृदा की नमी है। कहने का अर्थ है कि ये जो हमारा 29% जो है मिट्टी है, अब इस मिट्टी को अगर हम निचोड़ दें, जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं, ठीक है, तो उसमें से जो पानी निकलेगा, ठीक है, वो 3.8% होगा। यानी झीलों के बाद पानी की मात्रा सबसे ज्यादा कहाँ है, तो मिट्टी की नमी में है। ठीक है, मिट्टी में नमी के रूप में है। उसके बाद कहाँ पानी सबसे ज्यादा है, तो 3.09% हमारा एटमॉस्फेयर में जो नमी है। आप देखते हैं बारिश होती है ना, तो बारिश कैसे होती है, जब वाटर साइकिल होती है तो भाप बन के जो पानी उड़ता है तो जाके हवा में, वायुमंडल में एग्जिस्ट करता है, वहीं पे रहता है। ठीक है, तो वो जो नमी है वो 3.09% है। ठीक है, उसके बाद आता है किसका नंबर, 2.6% स्वयं यानी दलदली भूमि जो है। दलदली यानी कि न तो पानी वाला एरिया है पूरी तरीके से, न तो पूरा सूखा एरिया है। ऐसे क्षेत्र को हम बोलते हैं दलदली भूमि। और वहां पे आप देखेंगे तो 2.6% जो है पानी एग्जिस्ट करता है। उसके बाद आता है नदियों का। आप देख रहे हो ये सभी से जो है कि कम पानी है नदियों में, सिर्फ 0.49%। ठीक है, और ये जो है कि बहुत ही कम है। और सबसे लास्ट में 0.26% जो है लिविंग थिंग्स में आता है। लिविंग थिंग्स मतलब जितने भी जीवित जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे हैं पृथ्वी पे, इन सभी के अंदर जो पानी है, यानी पृथ्वी के पूरे जीव जंतु, जंगल, पेड़ पौधे सबको इकट्ठा करके उनको जो है जूस वाली मशीन में जो है कि पेर के और पानी उसमें से निकाल लें, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है सरफेस पे जितना भी पानी है उसका 0.26% ही होगा। ठीक है, यानी कि इनमें इतना भी पानी नहीं निकलेगा कि ये नदियों के पानी के बराबर हो जाए। झीलों की बात छोड़िए, मृदा की बात छोड़िए। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये बात हो गई
कि हमारा जो टोटल ग्लोबल वाटर है वो कहाँ पे किस रूप में है, कितना परसेंटेज है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं यहाँ से कि कितना परसेंट वाटर जो है कहाँ पे है, या ऑर्डर में लगाइए कि जिसमें ज्यादा परसेंटेज पाया जाता है वो पहले लिखिए और जिसमें कम उसको बाद में। तो इस तरह से ऑर्डर में भी पूछ लेता है, ठीक है। वाटर से संबंधित अभी हम आगे बहुत सारा जो है कि कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जब हम वाटर पॉल्यूशन पढ़ने लगेंगे तब। यहाँ सिर्फ हम इन्वायरमेंट के कंपोनेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा बस बेसिक पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे याद कर पूछ लिए जाते हैं कि जैसे वाटर डे कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को, ठीक है। और ये शुरू किया गया था 1993 में। क्यों? क्योंकि 1992 में जो है रियो डी जेनेरियो में यूएनसीईडी की बैठक हुई थी। अब यूएनसीईडी क्या है? तो यूएनसीईडी एक संस्था है, जैसे यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है ना, इन्वायरमेंट की सुरक्षा के लिए काम करता है। उसी तरह से यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ इन्वायरमेंट डेवलपमेंट जो है ये कहीं न कहीं इसका नाम है, और ये जो है कहीं न कहीं इन्वायरमेंट के लिए ही काम करती है, ठीक है। यहाँ से वाटर से संबंधित कुछ और क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए कि जैसे पानी में किस तत्व की मात्रा ज्यादा होने से कौन सी बीमारी होती है, ठीक है। तो पहले आप देखे होंगे, पढ़े भी होंगे, कई सारी बीमारियां इसमें से सुने भी होंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि पानी में पारा की मात्रा ज्यादा हो जाती है, पारा Hg आपने देखा होगा थर्मामीटर में जो एक चमकीला जो केमिकल होता है ऊपर चढ़ता है, तो कहीं न कहीं उसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है? मीना माटा। यानी पानी में अगर पारा की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो मीना माटा बीमारी हो जाती है, ठीक है। अगर पानी में कैडमियम की मात्रा ज्यादा हो जाए तो कैडमियम की मात्रा ज्यादा होने की वजह से जो बीमारी होती है उसको इटाई डिजीज बोलते हैं। और एक क्वेश्चन बहुत तेज पूछा जाता है, इन चारों बीमारियों को अच्छे से याद रखिएगा। इटाई डिजीज को दूसरे नाम से भी पूछ ले सकता है, मीथेग्लोबिमीनिया, ठीक है, मीथेग्लोबिमीनिया, ठीक। और ये क्या करता है? कहीं न कहीं बच्चों में खास तौर पे ब्लड के फ्लो को कहीं न कहीं ये अवरोध करता है, यानी कि ब्लड फ्लो होने में प्रॉब्लम होने लगती है। आगे देखते हैं, एक और सब्सटेंस अगर बढ़ जाता है नाइट्रेट, तो नाइट्रेट अगर पानी में अगर ज्यादा बढ़ जाता है तो एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। और अगली हमारी जो है आर्सेनिक है। आर्सेनिक की मात्रा अगर पानी में ज्यादा हो जाती है तो हाइपर किरेटोसिस जो है ये बीमारी हो जाती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए तो अब हम अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं जल से जुड़ा हुआ, ठीक। तो हम बात कर रहे थे ना वाटर कंपोनेंट की, तो फिलहाल यहाँ वाटर कंपोनेंट से इतना ही पढ़ते हैं। आगे हम वाटर कंजर्वेशन पढ़ेंगे, वाटर पोल्यूशन, तो वहां देख लेंगे ना। अगला हमारा कंपोनेंट है इन्वायरमेंट का एनर्जी कंपोनेंट, ठीक है। एनर्जी कंपोनेंट में हम दो चीजों की बात करने वाले हैं, एक तो लाइट की और दूसरा हमारा तापमान की, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर की। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, बस उतना ही देखेंगे। तो देखिए लाइट जो होती है, बिना लाइट के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इन्वायरमेंट का पूरा जो है कि बैलेंस बिगड़ जाएगा, इकोसिस्टम पूरा खराब हो जाएगा यदि लाइट नहीं रहेगी तो, ठीक है। क्योंकि बिना प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के कोई भी इन्वायरमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो जैसे सूर्य की रोशनी आती है ना, तो वहां से बहुत तरह की अलग अलग रेंज में जो है कि हमारे पास रेडिएशन आती है। और जो रेडिएशन होती है 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर, इसको हम बोलते हैं विजिबल रेज, यानी कि दृश्य प्रकाश। यानी कि अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मेरे ऊपर जो लाइट पड़ रही है उसका रेंज जो है 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में ही है। यदि जो मेरे ऊपर लाइट पड़ रही है वो 400 से नीचे हो, जैसे अल्ट्रावायलेट 380 हो जाए, 390 हो जाए, तो वो अल्ट्रावायलेट हो जाती है, विजिबल नहीं होती है। तो विजिबल जो होती है 400 से 700 के बीच में होती है, और यही लाइट जब किसी के ऊपर पड़ती है तभी हम चीजों को देख पाएंगे। यानी कि 700 के ऊपर या 400 के नीचे वाली अगर जो लाइट की रेंज होगी उसमें अगर कोई जो है कि चीज रखी जाएगी तो वो दिखेगी नहीं, ठीक है। तो इसका फायदा क्या है कि जो भी प्रकाश संश्लेषण होता है पृथ्वी पे वो सिर्फ 400 से 700 नैनोमीटर यानी विजिबल रे यानी दृश्य प्रकाश
के उपस्थिति में ही होता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं PAR। जो 400 से 700 नैनोमीटर है ना, इसको हम PAR बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन। यानी कि 400 से 700 नैनोमीटर की जो रेंज है, ये प्रकाश संश्लेषण को एक्टिव करती है, तभी पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि PAR क्या होता है, दृश्य प्रकाश की रेंज क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कितना जो है कि हमें रेडिएशन या कौन सी लाइट चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। अगला हम पढ़ते हैं कि जो लाइट है इसका प्लांट्स और एनिमल्स पे इफेक्ट क्या पड़ता है। तो पहले हम बात करते हैं प्लांट्स पे। तो देखिए, जब प्रकाश जब पड़ता है तो जो लाल कलर का प्रकाश होता है उसमें जो है फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा होता है, और जो ब्लू कलर का प्रकाश होता है, लाइट होती है, उसमें फोटोसिंथेसिस बहुत कम होता है। लाल कलर के जो प्रकाश है, यानी कि जो लाइट है रेड कलर की, वहां पे जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं किसी भी चीज के, वो ज्यादा अच्छे से अंकुरित हो पाते हैं। लेकिन ब्लू लाइट में बहुत ही कम अंकुरण होता है। ठीक है, जैसे आप चना वगैरह भिगो के रेड लाइट में रख दें और ब्लू लाइट में, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो रेड वाला ज्यादा जल्दी जो है कि जर्मिनेट होगा, यानी कि अंकुरित होगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको थोड़े से याद रखने हैं। लाइट जब पड़ती है तो और क्या फायदा होता है, तो जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर एक ग्रोइंग हार्मोन्स होता है जिसको हम ऑक्सीन बोलते हैं। जब लाइट पड़ती है तो वो ऑक्सीन क्या होता है, वो सीक्रेट होता है, और पौधों का आकार और उनकी लंबाई चौड़ाई जो है बढ़ती है। तो ये भी लाइट का एक जो है कि फायदा है। ठीक है, आगे हम देखते हैं एक कॉन्सेप्ट आता है फोटो पीरियोडिज्म, यानी कि दीप्ति काल इसे बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, दीप्ति काल। दीप्ति काल क्या होता है, यह वह समय होता है जब प्रकाश की उपस्थिति में कोई भी पौधा अपना फूल लेता है, फूल मतलब पुष्पन करता है, यानी कि वो फूलता है। ठीक है, तो जिस टाइम पे जिस लाइट को एब्जॉर्ब करके कोई भी प्लांट्स जो होता है, अगर वो फूलता है, पुष्प लेता है, तो उसको हम दीप्ति काल बोलते हैं। या फिर आप कहें तो जो जीव जंतु होते हैं, खास तौर पे जो अपना प्रजनन प्रोसेस होता है, वो कहीं न कहीं लाइट। तो फोटो पीरियोडिज्म क्या हो गया, हमने देखा कि वो समय जिसमें कि पौधे जो है अपना पुष्पन करते हैं और बाकी जीव जो है प्रजनन करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो लाइट है उसका इफेक्ट जीवों पे क्या पड़ता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि जो अल्ट्रावायलेट है वो भी लाइट का ही एक हिस्सा है। ठीक है, और ये अगर ज्यादा मात्रा में पड़ जाती है, यानी कि हाई रेंज की पड़ जाती है, तो डीएनए को भी परिवर्तित कर सकती है। और वहीं पे देखें लाइट के और भी बहुत सारे फायदे हैं। जैसे अगर आप देखें तो जब लाइट प्रेजेंट होती है तो जो जीव होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनके बहुत सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है कि जो एंजाइम्स अपना काम अच्छे से करते हैं, जो प्रोटीन होता है उसका फॉर्मेशन भी काफी अच्छे से होता है। तो इससे जो होता है ना, जीवों के अंदर सक्रियता जो है वो भी काफी बढ़ जाती है। तो आप देखेंगे जो नदी तालाब यानी कि पानी के नीचे वाले जो जीव होते हैं, जब तक उस तालाब में शैवाल नहीं है तो लाइट उनके तक पहुंचती रहती है, तो वो काफी ज्यादा सक्रिय होते हैं। मछलियां बहुत स्पीड से चलती हैं, दौड़ती कूदती हैं, लेकिन जैसे ही लाइट पड़नी उस पर बंद हो जाती है, शैवाल वगैरह से अगर घिर जाता है तो वो मरने लगते हैं या फिर उतने एक्टिव नहीं रह जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जो लाइट है इसका जीवों पे काफी ज्यादा असर पड़ता है। ठीक है, और आप देखेंगे इसी वजह से जो जलीय जीव होते हैं उनका कलर जो होता है काफी लाइट होता है या हल्का होता है, जैसे मछली वगैरह या और भी कछुए वगैरह आप देखते हैं ना। चलिए, हमारा अगला टॉपिक है और ये लास्ट टॉपिक है टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर का इफेक्ट जो है प्लांट्स और एनिमल्स पे क्या पड़ता है। ठीक, तो प्लांट्स में खास तौर पे इफेक्ट यही देखने को मिलता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसको टेम्परेचर अफेक्ट करता है। यदि प्रकाश संश्लेषण के लिए तापमान 30 से 45 डिग्री सेल्सियस है तो वो प्रोसेस अच्छे से होती है, लेकिन अगर 30 से ज्यादा नीचे होती है या 45 से ज्यादा ऊपर होता है तापमान, तो प्रकाश और संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उतनी अच्छे से नहीं हो पाती है। ठीक है, अब बात करें अगर जीवों की, तो जो जीव होते हैं तापमान के बेसिस पे जो है दो कैटेगरी में बांटे जाते हैं।
एक को हम बोलते हैं पृथुतापी यानी कि इरीथर्मल, और दूसरे को बोलते हैं तनुतापी यानी स्टेनोथर्मल। अब ये जीव क्या होते हैं, तो इसको आप देखेंगे जो इरीथर्मल जीव होते हैं ये ताप रेंज को, बहुत ज्यादा ताप रेंज को सहन कर लेते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि मैं 15 डिग्री सेल्सियस में रहने वाला कोई जीव हूँ, ठीक है। यदि टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो भी मैं उसमें जो है कि एडजस्ट कर लूंगा, ठीक है। और अगर टेम्परेचर -5 डिग्री भी चला जाता है तो भी मैं किसी भी तरीके से एडजस्ट कर लूंगा। यानी कि मैं जो है अपने ओरिजिनल टेम्परेचर से काफी ज्यादा ऊपर जाने पर और काफी ज्यादा नीचे जाने पर भी अपने आप को, अपनी बॉडी को मैनेज कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह के जो भी जीव होते हैं उनको हम इरीथर्मल जीव के रूप में देखते हैं। जैसे आप देखेंगे कि कुत्ते बिल्ली हो गए, आदमी हो गए, गाय भैंस हो गई, ये सभी जीव इसमें आते हैं। किसमें, पृथुतापी, यानी कि जो तापमान को बढ़ने पे भी सहन कर सकते हैं, कम होने पे भी सहन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे जीव क्या करते हैं, अपनी जगह को छोड़ करके दूसरी जगह नहीं जाते हैं, क्योंकि वहीं पे वो एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगला हमारा है स्टेनोथर्मल यानी तनुतापी जीव, यानी कि वे जीव जो ज्यादा टेम्परेचर की रेंज को बर्दाश्त नहीं कर पाते, ठीक है। जैसे आप देखे होंगे छिपकली, छिपकली एक ऐसा जीव है जो बहुत ज्यादा जो है ठंडे में वो नहीं दिखती है, सर्दी में वो कहीं न कहीं जा करके छुप जाती है, ठीक है। कारण क्या है कि ऐसे जीव जो होते हैं वो टेम्परेचर अगर बहुत कम होता है तो भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, और बहुत ज्यादा होता है तो भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो खास तौर पे ऐसे जीव अपने एरिया को छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। जैसे आप देखेंगे साइबेरियन पक्षी आते हैं, साइबेरिया से घूम करके इधर चले आते हैं। और देखेंगे आप और भी जैसे अजगर या सांप वगैरह हो गए, रेप्टाइल्स जो खास तौर पे होते हैं वो भी कम ताप रेंज को सह पाते हैं। तो देखें सर्दी वगैरह में सांप वगैरह नहीं दिखते हैं, वो छुप जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनका शरीर वैसा नहीं है कि वो ज्यादा ताप रेंज को सह पाए, यानी कि बहुत कम तापमान हो जाए या बहुत ज्यादा हो जाए तो वो जो है सरवाइव कर जाए, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि ऐसे जीव जो ज्यादा ताप रेंज को न सह पाए उसे हम तनुतापी या स्टेनोथर्मल बोलते हैं। तो ये हमारा पहला चैप्टर आज इन्वायरमेंट का हो गया कंप्लीट, जिसमें हम इन्वायरमेंट का बेसिक देख रहे थे। अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर इकोलॉजी एंड जो है इकोसिस्टम हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, पर्यावरण का ख्याल जरूर रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।